Hello everyone, welcome to our channel. So today the chapter that we are going to cover is Glimpses of India, which is our chapter number 7 from CBSE class 10. So इसमें ना 3 parts है as we know. The first part is a baker from Goa, second is Kurg, third is tea from Assam. तो पहला जो part है वो हम लोग start करने जा रहे हैं आज, a baker from Goa. ठीक है, before starting all these parts, let me tell you something that as we all know India is one of the most diverse countries. ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे एथनीसिटीज़ और अलग अलग कल्चर्स के लोग, रेसेस के लोग एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, एज वी ऑल नो दिस. सो वैसे ही एक पार्ट है हमारे कंट्री का, एक स्टेट है गोवा, उसी के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है इस पूरे चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो बिफोर यू रीड हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस क्लास में कि व्हाट इमेजेस आपके दिमाग में ना क्या क्या इमेजेस आते हैं जब मैं ये बोलती हूँ इंडिया. माइंड में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़, ठीक है, बहुत सारे एथनीसिटीज़ के लोग आते हैं, बहुत सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं, अलग अलग टाइप के कल्चर्स का फोटो इमेज आता है, राइट. व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लाइक लिव्ड इन, विजिटेड? कैन यू नेम सम पार्ट्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस? आप मुझे ये कमेंट में बताना कि आपने कहाँ कहाँ पे घूमा है इंडिया में, ठीक है. और लाइक आसाम, सिक्किम, ठीक है, चेन्नई, गुजरात, कहाँ कहाँ घूमा है, जस्ट लेट मी नो. You may know that apart from British, the Dutch and the French and the Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you say which parts of India show French and Portuguese influence? हमें पता है कि ब्रिटिश के अलावा बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट लाइक रूलर्स आए थे, ठीक है. सम फ्रॉम फ्रांस, कभी कोई डच आया था, कभी पोर्चुगीज़ आए थे, बहुत सारे मुगल्स भी आए थे. सारे लोग आके इंडिया पे राज कर रहे थे एक टाइम पे. नाउ फाइनली इट्स, वी कैन से, नॉट कम्प्लीटली फ्री, not mentally free, but it's free and out of any countries or rule, anyone's domination. So number 4, can you say which part of India grow tea and coffee? क्या बता सकते हो इंडिया का कौन सा पार्ट टी एंड कॉफ़ी ग्रो करता है? Just let me know all these questions in the comment, doesn't matter. So let's begin the chapter. A baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in the society. So this is a pen portrait. Pen portrait का मतलब क्या है? This is a मतलब पेन से लिखा हुआ एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, मतलब एक लिख कर एक पोर्ट्रेट बनाया हुआ है किसके बारे में? About a traditional Goan village baker. ठीक है, बेकर किसको बोलते हैं? Who bakes bread, cake, anything. ठीक है, बेकरी का सामान जो करते हैं. तो this is a pen portrait. पेन से लिखा हुआ ऐसा एक पोर्ट्रेट बनाया है. About a baker of a Goan village who still has an important place in his society, जिसका अभी भी सोसाइटी में एक बहुत important place है. Now, let's begin with the chapter. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. ठीक है, अक्सर ये जो हमारे ऑथर है ना, कौन है? लूसियो रॉड्रिगेज. इन्होंने अपने एक काइंड ऑफ कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफिकल एक, because he was a Konkani essayist, he was also famous for writing folklores. He was also an English professor in Mumbai and Goa University. तो एक कह सकते हैं दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी या फिर एक फोकलर समझ सकते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गोवा विलेज का गोवान फोकलर समझ सकते हैं स्टोरी को. तो वो क्या कहते हैं कि हमें अपने बचपन के वो दिन तो याद ही होंगे जब हमारे एल्डर्स हमें मतलब एक नॉस्टैल्जिकली का मतलब कहने का मतलब क्या है? ऑफन हर्ड रेमिनिंसिंग. नॉस्टैल्जिकली मतलब रेमिनिंसिंग क्या? पुरानी चीज़ों को याद करना. और नॉस्टैल्जिकली का मतलब भी वही होता है कि जब हम पास्ट के इवेंट्स को, अच्छे इवेंट्स को याद करते हैं, नॉस्टैल्जिया फील करते हैं कि सम इवेंट हैपन. जब हम अपने बचपन के लाइक स्टोरीज़ के बारे में जब बात करते हैं ना, एक अलग सा ही थॉट, एक अलग सा ही दुनिया क्रिएट हो जाता है. तो वैसे ही इज़ राइटिंग कि आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड. हमारे एल्डर्स ना अक्सर हमें सुनने मिलता है ना हमारे एल्डर्स के थ्रू कि यू नो गोवा पोर्चुगीज़ कल्चर के बारे में सुनने मिलता है. दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज़ डेज, द पोर्चुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. पोर्चुगीज़ के बारे में बताते थे हमारे एल्डर्स, और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड के बारे में, द वे दे यूज टू बेक देयर ब्रेड्स. ओके, those eaters of loaves might have vanished but the makers are still there. eaters तो चले गए होंगे but makers अभी भी होंगे. makers किस चीज़ के? loaves of bread के. okay, we still have amongst us the mixers, the molders, tested furnaces, mixers,
द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। और हमारे बीच में अभी भी वो मिक्सर्स हैं, वो मोल्डर्स हैं, एंड दोज हु बेक द लोव्स, वो लोग आज भी हमारे बीच गोवा में प्रेजेंट हैं, जो ब्रेड बनाते हैं, जो मिक्स करते हैं, जो मोल्ड करते हैं, जो बेक करते हैं लोव्स को। ठीक है, लोव्स का मतलब क्या हो गया? ब्रेड के पीसेस, लोव्स ऑफ ब्रेड। Those age old time tested furnaces still exist। ठीक है, एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस का मतलब क्या है? जो उतने पुराने समय के फर्नेसेस हैं, उस समय के पोर्टुगीज़ जब इंडिया में आए होंगे उस समय के फर्नेसेस जो है वो अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। सो द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। उसमें जो फायर है वो अभी भी बुझा नहीं है। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब बुझा नहीं है, नॉट एक्सटिंग्विश्ड। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। और वो जो थर्ड एंड जिंगल के साथ वो जो बेकर होता था, ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, ठीक है, वो जो ट्रेडिशनल बेकर होता था, वो जैसे जब भी वो आता था सोसाइटी में ब्रेड लेके, वो एक साउंड, एक बेल साउंड या जिंगलिंग करते हुए कोई चीज़ के साथ, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, या फिर आवाज़ लगाते हुए, हेराल्डिंग का मतलब अनाउंसिंग, आवाज़ लगाते हुए दूर दूर से ब्रेड ले लो ऐसे बोलते हुए वो आता था। तो वो चीज़ें ना अभी भी वहाँ पे सुनाई देती हैं अगर आप जाओ तो गोवान विलेजेस में, मॉर्निंग के टाइम में स्पेशली ज़्यादातर, and still be heard in some places। Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession। These bakers are even today known as padder in Goa। ठीक है, मे बी उनके पापा वगैरह ज़िंदा नहीं होंगे पर उनके जो बच्चे हैं वो अभी भी वो फैमिली प्रोफेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है गोवा में? पैडर्स। ओके, रिमेंबर द वर्ड पैडर्स। नाउ ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। अब यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि जब वो अपने चाइल्डहुड डेज के बारे में वो रिसाइट कर रहे हैं, ये बताते हुए कि ये जो बेकर्स होते थे, ये जो पैडर्स होते थे, ये कैसे होते थे? उनके फ्रेंड होते थे, कंपेनियन होते थे, और एक तरीके के गाइड होते थे। ठीक है, गाइड हम जानते हैं ना, गाइड का मतलब क्या होता है? जब भी कोई फॉरेनर या फिर कोई भी ऐसा राह चलता हुआ आदमी किसी लोकेशन का जानकारी लेना चाहे, कहीं जगह पे जाना चाहे, तो लोग अक्सर उनको गाइड करते हैं। तो वैसे ही ये जो पैडर होता था उनका कंपेनियन, एक फ्रेंड, एक गाइड की तरह एक रूप में काम आता था। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और वो हर दिन 2 बार आया करता था, ट्वाइस अ डे। Once when he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket। वो कब 2 बार आता था? जब वो मॉर्निंग में आता था अपना फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड लेके बेचने के लिए, और दूसरा जब वो उन्हें बेचकर जा रहा होता था तब वो उस एरिया में राउंड मारते हुए वो आता था। ठीक है, now when he returned after emptying his huge basket, the jingling thud of his bamboo woke us up फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और जो उसके बैम्बू का जिंगलिंग थर्ड होता था, वैसे बैम्बू लेकर आता था ना, उसमें एक थर्ड, एक ऐसे घुंघरू टाइप का जिंगलिंग समथिंग, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाया था जिससे साउंड निकलता था, जिससे उनकी नींद टूट जाती थी। ठीक है, राइटर ये जो बोल रहे हैं अपने बारे में, उन लोगों की नींदें टूट जाती थी सुबह, और वो लोग उसको मिलने, उसको ग्रीट करने जाते थे। ठीक है, वॉज इट सो? ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि हम लोग ऐसा क्यों करते थे? वॉज इट फॉर द लव ऑफ लोफ? नॉट एट ऑल। द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बैस्टाइन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। ठीक है, पास्किन के थ्रू और बैस्टाइन जो उनके घर के सर्वेंट्स होते थे, उनके थ्रू वो जो लोफ्स ऑफ ब्रेड था वो लाया जाता था घर में। तो यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि क्या हम लोग उनसे इसलिए मिलने जाते थे कि हमें वो इंसान पसंद था, या फिर हम लोग इसलिए उनसे मिलने जाते थे कि हमें ब्रेड से बहुत ज़्यादा प्यार था, वी वर क्रेजी अबाउट लोव्स ऑफ ब्रेड, इसलिए हम लोग उनसे मिलने जाते थे। तो यहाँ पे वो खुद ही अपने स्टेटमेंट को, उसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो उनसे इसलिए नहीं मिलने जाते थे कि वो ब्रेड लाता था, मतलब हमारा जो प्यार था ब्रेड के लिए, इसलिए हम उससे मिलने नहीं जाते थे, क्योंकि जो ब्रेड होता था ना वो हमारे घर के सर्वेंट्स ऑलरेडी ले लेते थे, पास्किन और बैस्टाइन ऑलरेडी ले लेता था, मेड्स एंड सर्वेंट्स। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि दे यूज टू लॉन्ग फॉर व्हाट? दोज ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल्स का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसे रिंग्स ब्रेड का। ठीक है, डोनट आपको पता है, एक डोनट की तरह दिखने वाला ब्रेड का बैंगल। तो उन सारी चीज़ों को पाने के लिए यहाँ पे ऑथर एक्साइटेड होते थे, इन सारी चीज़ों के लिए वो जाते थे पैडर से मिलने, उन्हें ग्रीट करने, उनसे मिलने। ठीक है, और लोव्स ऑफ ब्रेड तो सर्वेंट्स ऑलरेडी कलेक्ट कर लेते थे, पास्किन एंड बैस्टाइन। नाउ समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड और स्पेशल मेक। कभी कभी वो एक स्पेशल स्वीट ब्रेड होता था, मतलब उसको स्पेशली एक तरीके से बनाया गया रहता था, इस तरीके का ब्रेड होता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। ठीक है, और बेकर किस तरीके से आता था? स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ के साथ। कैसे आता था वो? झंग झंग साउंड के साथ। अक्सर इस तरीके से वो जो बेकर होता था उसकी एंट्री होती थी उस एरिया में। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर हैंड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक हाथ उसको
उसने बैम्बू पकड़ा रहता था जिसमें वो जिंगलिंग साउंड होता था जो बजाते हुए वो आता था और जिससे उन लोगों की नींदें टूट जाती थी। और दूसरा हाथ होता था वो बास्केट जो वो अपने सिर पे रखा रहता था और जिसकी वजह से क्या होता था कि वो लोग एक्साइटेड रहते थे वो बैंगल्स के लिए, ठीक है। उसमें सारा लोव्स एंड बैंगल्स, ब्रेड बैंगल्स, ये सारा रखा रहता था। नाउ one hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. Banged the bamboo मतलब बैम्बू को बजाते हुए। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. ठीक है, वो अक्सर घर की जो लेडीज होती थी उन्हें गुड मॉर्निंग ग्रीट करता था और अपना जो बास्केट होता था उतार के वो बैम्बू पे खड़ा कर देता था, ठीक है। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और हम जो बच्चे होते थे ना जो उसके आसपास इधर उधर घूम रहे होते थे उससे ब्रेड बैंगल्स कलेक्ट करने के लिए, हमें वो स्लाइटली ऐसे रिब्यूक कर देता था, स्लाइटली ऐसे धिक्कार के साइड कर देता था और हमें उतना मतलब लाइक सीरियसली नहीं लेता था शायद वो, क्योंकि जो ब्रेड होता था वो घर की लेडीज घर के सर्वेंट्स रिसीव कर लेते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, पर तो भी हम ना हार नहीं मानते थे। किस चीज़ के लिए? वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पैरापेट, ठीक है, एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। और वो लोग क्या करते थे ना, वो लोग एक बेंच पे या फिर एक ऐसे स्टैंड लगा के उस पर चढ़ जाते थे एंड वो उस बास्केट के अंदर पीप करने लगते थे कि उसके बास्केट के अंदर क्या क्या है। वो लोग इतने एक्साइटेड होते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। और यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं, उन्हें अभी भी याद है वो लोव्स ऑफ ब्रेड का स्मेल कैसा होता था। और यहाँ पे लोव्स ऑफ ब्रेड अक्सर होता था एल्डर्स के लिए और बैंगल्स, ब्रेड बैंगल्स स्वीट विथ स्पेशल मेक, वो सब होता था बच्चों के लिए, फॉर द little children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? और यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि उन्हें तब ये भी ख्याल नहीं होता था कि उन्होंने अपना टीथ ब्रश किया है कि नहीं, उन्होंने अपना माउथ वॉश किया, क्योंकि सुबह के टाइम में वो अक्सर जाते थे, उनकी नींद टूट जाती थी बैम्बू के जिंगलिंग साउंड से, थर्ड से। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग फिर ध्यान भी नहीं देते कि हमने ब्रश किया है या हमने माउथ वॉश किया है या नहीं। हम फटाफट से कलेक्ट करने चले जाते थे, खाना वाना स्टार्ट कर देते थे। एंड वो कह रहे कि हमें यहाँ पे ब्रश करने की ज़रूरत भी क्या होती, कौन रिस्क लेता, अगर हम यहाँ पे कौन रिस्क लेता इस चीज़ का कि हम जाएं मैंगो ट्री से मैंगो के जो छोटी छोटी टहनी है जिससे वो लोग ब्रश करते थे, वहाँ तो टूथब्रश होता नहीं था, तो उसी टहनी से वो लोग ब्रश करते थे। तो कौन ये रिस्क लेगा, ये अगर वो लोग ब्रश करने जाएंगे तब तक यहाँ पे ब्रेड खत्म हो जाए तो। सो दैट वॉज द प्रॉब्लम। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि हमारा जो टाइगर एनिमल है वो भी तो कभी ब्रश नहीं करता है, सो वैसे ही हमें भी नहीं करना चाहिए। और जो गरम गरम चाय है जिसके साथ हम वो ब्रेड खाएंगे वो सारी गंदगी माउथ की वॉश कर देगा और हमारे माउथ को क्लीन कर देगा अच्छे से। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, ठीक है। और अब यहाँ पे शादी फंक्शंस का भी बात बता रहे हैं कि मैरिज में जो गिफ्ट्स होता था वो मीनिंगलेस हो जाता था अगर उसमें स्वीट ब्रेड बोल नाम का स्वीट ब्रेड नहीं होता था। तो मतलब मैरिज गिफ्ट्स में स्वीट ब्रेड बोल होना ही चाहिए, इट इज़ लाइक अ कस्टम। अगर ये नहीं है तो फिर द मैरिज इज़ लाइक इनकम्प्लीट और नॉट सेटिस्फाइंग। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, मतलब पार्टी और फीस्ट में ब्रेड एंड स्पेशली दिस बोल, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस शुड बी देयर इन द फंक्शन वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। मतलब बहुत कुछ तो मैंने नहीं बताया है यहाँ पे कि क्या इंपॉर्टेंस था बेकर का उस समय में, विलेज में क्या इंपॉर्टेंस हुआ करता था, कितना रिस्पेक्ट होता था बेकर्स का, पर मैंने बहुत कुछ बता दिया है, ठीक है। द लेडी of the house must prepare sandwiches on the occasion for her daughter's engagement. अगर किसी लेडी की बेटी का engagement है तो she must prepare sandwiches, ठीक है, for the event, for the occasion. Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals. तो cakes हो गया, bolinas हो गया, bolinas is kind of a bread or a dish, bread dish, जो कि शुड बी देयर इन क्रिसमस के टाइम है। तो स्पेशली कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि इंगेजमेंट में सैंडविचेस, मैरिज फंक्शन, मैरिज गिफ्ट्स में बोल नाम का ब्रेड, फिर बोलिनहाज एंड केक्स क्रिसमस के टाइम में होना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था एक कस्टम के तौर पे, ठीक है। एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स में भी होना इंपॉर्टेंट था बोलिनहाज एंड केक्स। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेंस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसलिए आज भी बेकर का जो फर्नेंस है वो विलेज में रहना इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। The baker or the bread seller of those days had a peculiar dress known as the कबाई, ठीक है। कबाई एक peculiar dress होता था बेकर्स का उस समय में जो वो लोग पहन कर आते थे
इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज तक एक सिंगल पीस का लॉन्ग फ्रॉक होता था. इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट, ठीक है, एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, ठीक है. हाफ पैंट्स से लंबे होते थे और फुल लेंथ शर्ट्स से छोटे होते थे. इस तरीके के कपड़ों में मैंने बहुत बार बेकर्स को देखा है, ठीक है. शर्ट्स कैसा उन्होंने देखा है, फुल लेंथ शर्ट से छोटे शर्ट्स पहनते हुए देखे हैं, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, ठीक है. और लॉन्गर लंबे लंबे हाफ पैंट्स टाइप का पैंट, इस तरीके के ड्रेसेस में उन्होंने देखा. इवन टुडे एनी वन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इन्वाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर. मतलब शर्ट ऐसा पहनते थे जो फुल लेंथ शर्ट से छोटा होता था और हाफ पैंट इतना लंबा होता था कि वो थोड़ा नीज तक जाता था. और यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि आज भी अगर इस तरीके का हाफ पैंट जो कि नीज तक जाता है, इस तरीके का कोई ड्रेस पहनता है तो उसे हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, वहाँ पे पैडर बोलते हैं. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. मतलब पूरे महीने तक वो ब्रेड देता था, कोई पैसा नहीं लेता था, बट एंड ऑफ द मंथ में वो अपना बिल कलेक्ट करता था. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल विथ पेंसिल, ठीक है. पेंसिल से एक वॉल पर उस घर के या उस बिल्डिंग के या उस मकान के लोग उस पर पूरे मंथ का बिल लिख देते थे कि हमने इस दिन तुमसे ब्रेड लिया है, इतना इतना ब्रेड लिया है, और वो मंथ के एंड में उनसे पैसे लेकर जाता था. Baking was indeed a profitable profession in those old days. It was a very profitable profession, ठीक है, in those old days. The baker and his family never starved. और बेकर की जो फैमिली थी ना, वो लोग कभी भी भूखे नहीं रहते थे. They never starved. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. वो लोग हमेशा happy और prosperous रहते थे. Their plump physique was an open testimony to this. Plump physique मतलब उनकी जो pleasant सी body थी was an open testimony. मतलब it was an open क्या कह सकते हैं, एक result, ठीक है. Open public statement about a character. एक open ना judgment होता था कि वो लोग प्रॉस्परस लाइफ जी रहे हैं, वो लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, अच्छा लाइफ जी रहे हैं. उनका जो प्लम टाइप का फिजिक होता था. इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर. मतलब जैक फ्रूट लाइक जो अगर किसी का फिजिक है तो दैट पर्सन इज स्टिल कंसिडर्ड अ बेकर देयर. इस तरीके से लोग उसको कंपेयर करते हैं. सो हियर एंड्स आवर फर्स्ट पार्ट. लेट्स मीट इन द सेकेंड पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो.